नमस्कार दोस्तों, कदम के व्याख्या सीरीज़ के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो बड़ा बेसिक वीडियो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जिसमें हमने प्रयास किया कि एक अच्छी व्याख्या लिखने के क्रम में क्या अपेक्षित होता है और एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश की एक सामान्य व्याख्या और एक विशेष या अच्छी व्याख्या में, जिसमें हमें अच्छे अंक आएंगे। एक 3 या 4 अंक आने वाली व्याख्या और एक जो 7 से 8 अंक दिलाएगी, ऐसी व्याख्या में क्या अंतर होता है, इस कॉन्ट्रास्ट को समझने का हमने प्रयास किया। कुछ बातें मैंने आपको बताई कि व्याख्या लिखने का क्या क्या तरीका होता है, उस पर हमने बात की। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे, आज भी सामान्य इन जनरल ही बात करेंगे हम व्याख्या लेखन की। कवि को हम कल से शुरू करेंगे, कबीर को। आज के वीडियो में व्याख्या लिखने के क्रम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी का ये सेकंड पार्ट वीडियो है। तो आज 3-4 डायमेंशंस पर हम बात करेंगे। पहला जो है वो है व्याख्या लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं, व्याख्या लिखने के तरीके। दूसरा, व्याख्या की पहचान, व्याख्या की पहचान। अभी हम केवल पद्य मॉड्यूल पर फोकस कर रहे हैं, गद्य पे आएंगे तो इसी तरीके से चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन अभी हम पद्य पे फोकस करें तो पद्य के हिसाब से आप सोचिएगा। तीसरा, व्याख्या की पहचान तो आपने कर ली है, उसके बाद में व्याख्या का अर्थ या पंक्तियों का अर्थ। व्याख्या का अर्थ कुछ नहीं होता, पंक्तियों का अर्थ। उसके बाद हम बात करेंगे, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद 2 महत्वपूर्ण पक्षों पर बात करेंगे, संदर्भ एवं प्रसंग कैसे लिखें, कल भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी पिछले वीडियो में। और 5वां, विशेष में किन बिंदुओं को लिखना चाहिए। विशेष में किन बिंदुओं को लिख सकते हैं। ये 5 आज के वीडियो की डायमेंशंस होगी, जिस पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पर पेशेंटली आपको इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्याख्या लिखने के कितने तरीके हैं। देखिए, व्याख्या मेरे हिसाब से 2-3 तरीके से लिखी जा सकती है। उन सभी तरीकों की बात करते हैं। पहला तरीका है, पहले तरीके ट्रेडिशनल बिल्कुल तरीका होता है, जिसमें आप संदर्भ एवं प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ठीक है, ये आप शीर्षक देते हुए इसको लिखते हैं। एक तरीका होता है जिसमें आप इनको शीर्षक देते हुए तो लिखते ही हैं, इनको शीर्षक देते हुए तो लिखते ही हैं, लेकिन जब आप विशेष लिखते हैं तो विशेष को 2 भागों में बांटकर लिखते हैं। आप एक शिल्पगत सौंदर्य लिखते हैं और एक आप काव्यगत सौंदर्य की लिखते हैं। अलग अलग विशेष के 2 भागों में तोड़कर शीर्षक देकर कि शिल्पगत सौंदर्य के ये बिंदु हैं और काव्यगत सौंदर्य के ये बिंदु हैं, इस तरीके से आप विशेष लिखते हैं। दूसरा तरीका यह है। एक तरीका और होता है जिसमें आप बिल्कुल भी शीर्षक नहीं देते हैं, केवल पैराग्राफ के रूप में व्याख्या लिखी जाती है। पैराग्राफ कई हो सकते हैं। पहला पैराग्राफ जो होगा वो संदर्भ एवं प्रसंग का होगा। व्याख्या के 2 से 3 पैरे हो सकते हैं और विशेष के 2 पैरा हो सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये होता है जिसमें किसी भी लेवल पर शीर्षक नहीं दिया जाता है। एक तरीका और है, उसमें क्या करते हैं हम, संदर्भ एवं प्रसंग और व्याख्या, इन दोनों के शीर्षक नहीं लिखते हैं, केवल विशेष को
शीर्षक के रूप में लिखकर बिंदुवत विशेष लिखा जाता है। बिंदुवत विशेष लिखा जाता है। तो ये कई सारे तरीके हुए जिससे आप व्याख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछे सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो सबसे प्रभावी तरीका ये है जिसमें आप कोई शीर्षक नहीं देते हैं। लगभग व्याख्याओं के जो मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वो बिना शीर्षक ही आपको दिए जाएंगे। आप चाहें तो उसमें शीर्षक लिख सकते हैं, व्याख्या की गुणवत्ता उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन लगभग ये सबसे प्रभावी तरीका है जो मैंने भी अपनाया था। तो उसी तरीके से आपको मैक्सिमम जो व्याख्याएं होंगी इसी फॉर्मेट में आपको मिलेंगी। ठीक है, कभी कभी आपको ये फॉर्मेट भी मिलेगा, शुरुआत में एक आधी व्याख्या इसमें भी देखने को मिल सकती है। सभी तरह के फॉर्मेट्स का अभ्यास आपको कराया जाएगा। तो ये व्याख्या लिखने के कई सारे तरीके हैं। किसको कितना वेटेज देना है ये मैं पिछले वीडियो में बड़े डिटेल में बता चुका हूं, तो उस पर हम दोबारा चर्चा नहीं करेंगे कि किस में कितना वेटेज आपको देना है। मैंने लगभग बताया था 1/3 से हाफ पेज आप संदर्भ प्रसंग को दे सकते हैं, 1 पेज से सवा पेज आप व्याख्या को देंगे, और 3/4 से आधा पेज आप दे सकते हैं विशेष को। वो गलती नहीं करनी है जहां पर विद्यार्थी 4 लाइन की व्याख्या करके एक पूरा पेज विशेष को डेडिकेट करते हैं। ऐसी गलती ना करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ मोटा मोटा व्याख्या लिखने के कितने तरीके हो गए। ठीक है, अगली हम बात करेंगे वो है व्याख्या लेखन में व्याख्या की पहचान। व्याख्या की पहचान मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि मेरे से अगर पूछा जाए कि व्याख्या में पहली चीज जिससे आप अंक बटोर सकते हैं वह है व्याख्या की पहचान को सही करना। व्याख्या की पहचान अगर आपने गलत कर दी है तो मैं ये कहूँगा कि व्याख्या के दृष्टिकोण से ये अक्षम्य अपराध है। अक्षम्य अपराध का मतलब ये है कि उसके बाद में आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे, मिलेगा तो आधा या 1 अंक अधिकतम मिल सकता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है वो मैं बता रहा हूँ। तो व्याख्या की पहचान गलत होने का रिस्क हम नहीं ले सकते, उतना इसको परीक्षा में नहीं होता है। अगर आपने व्याख्या गलत कर दी तो आप मान के चलिए कि उस व्याख्या में नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए व्याख्या आए नहीं आए वो तो बाद की बात है, अगर व्याख्या की पहचान ही गलत है तो फिर व्याख्या आप कितनी भी अच्छी लिख दें आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए जो सबसे ज़्यादा काम आपको करने की आवश्यकता है, गद्य में तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आपकी व्याख्या की पहचान गलत नहीं होनी चाहिए। कहाँ कहाँ व्याख्या की पहचान में दिक्कत आती है, कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न होता है, कैसे व्याख्या को पहचानेंगे, ये सारे आने वाले वीडियोस में कवर हो जाएगा। पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि व्याख्या की पहचान सर्वोपरि चीज़ है पूरे व्याख्या लेखन की प्रक्रिया में। इस मॉड्यूल में भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की व्याख्या की पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको हमेशा सही व्याख्या की पहचान करनी है। समय लीजिए, टिप्स पकड़िए, किन टिप्स से कैसे व्याख्या को पहचाना जाता है बताते रहेंगे हम, पर व्याख्या की पहचान सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इस पूरे व्याख्या लेखन में। आज थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा मैं कि कैसे आप व्याख्या को पहचान सकते हैं। तो व्याख्या की पहचान क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगला है, दूसरा डायमेंशन था व्याख्या की पहचान, तीसरा था पंक्तियों का अर्थ। पद्य में भावार्थ इसे कहते हैं आवश्यक है। भावार्थ अगर नहीं आएगा तो आप फिर उसके दार्शनिक पक्ष को, उसके विचार के पक्ष को या विचारार्थ को, इन सब चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए भावार्थ तो आपको आना ही चाहिए, अर्थ तो आपको आना ही चाहिए। अब एक एक करके हम कवियों की बात करेंगे कि किसका भावार्थ कैसे आपको तैयार करना है, और उसी के साथ साथ मैं व्याख्या की पहचान के तरीके भी आपको बताऊंगा। एक एक कवि पर बात करेंगे, थोड़ी लंबा होगा लेकिन हम इन पे बात करेंगे। ठीक है,
तो चलिए एक एक कवि को पकड़कर हम बात करते हैं। मैं ये अभी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। पहचान और भावार्थ कैसे तैयार करना है इसका मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, अच्छा, काफ़ी सारे विद्यार्थियों में ये है कि सर क्या अर्थ भी देख के जाना होगा? भाई अर्थ तो देख के जाना ही होगा, मतलब ये तो सवाल पूछना ही गलत है। भाई अर्थ अगर आप वहाँ थोड़ी उसका अर्थ निकालने बैठोगे, आपको एक या दो बार तो उनका अर्थ निकालना होगा, मतलब पंक्तियों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो ये तो आपको करना ही करना है। वही ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हिंदी साहित्य में कि सब्जेक्ट को ऐसा आसान अभ्यर्थियों के सामने बताया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। पर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे मेहनत करके ही एक्स्ट्रा नंबर पाए जा सकते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर भी तभी आते हैं, नहीं औसत अंक भी अभी काफ़ी कम हो गए हैं, 210 220 ही औसत अंक हो गए हैं। वो इसी वजह से हो रहे हैं कि वो जो पुराना जो ढर्रा था उसी पे सब कर रहे हैं कि वहीं व्याख्या लिख देंगे, वहीं अर्थ बना लेंगे। ये गलतियां अब करने का स्कोप नहीं है, क्योंकि कंपटीशन टफ हो चुका है। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो आपको भावार्थ तो आना चाहिए। अब कैसे भावार्थ करना है इस पे चर्चा की जा सकती है कि कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो पहले जो हमारे कवि हैं वो हैं कबीर। सिलेबस में है हमारे इनके 100 दोहे। आपको इनके अर्थ एक बार देखने हैं। कबीर के साथ क्या लाभ है हमारे लिए या क्या एडवांटेज हमारे लिए कि कबीर के जितने दोहे हैं लगभग खड़ी बोली जैसे हैं। इनके जो भाषा है वो खड़ी बोली जैसी है, तो समझने में दिक्कत नहीं होती। आपको क्या करना है, शाब्दिक अर्थ निकालना है और उससे भावार्थ निकालने का प्रयास करना है। अगर आप मेरे से पूछे एक बार अगर आपने 100 दोहे देख लिए तो 100 दोहों में से हार्डली 10 दोहे होंगे जिनके अर्थ कठिन है। आपको इन्हें मार्क कर लेना है, नंबर मार्क कर लेना है। 10 नंबर का है, 12 नंबर का है, 26 नंबर का दोहा है, जो मुश्किल हैं, जिनके अर्थ करने में आपको दिक्कत महसूस हुई। तो अगली बार जब आप रिवीजन करेंगे 90 दोहों के अर्थ अगर दोबारा आपके सामने आते हैं तो आप निकाल लेंगे। केवल आपको रिवीजन करना है इन्हीं 10 दोहों का, ठीक है। इन्हीं 10 दोहों का आपको रिवीजन करना है। इसलिए एक बार आपको 100 दोहों का अर्थ देखना है, उसमें से उनको आइडेंटिफाई करना है जो कठिन प्रवृत्ति के हैं, और उसका अर्थ आपको रिवीजन जब करेंगे तब भी आपको देखना है। ये है कबीर के 100 दोहे। मेरे से अगर पूछे आप 4 से 5 घंटे का समय लगाकर सारे दोहों का अर्थ देख सकते हैं। एक दिन बैठिए और सबका अर्थ निकाल लीजिए। क्लियर है सबको? दूसरा, जायसी। जायसी के 2 पक्ष हैं हमारे, नागमती वियोग खंड और सिंगल द्वीप खंड। अभी तक का जो इतिहास देखा जाए तो जायसी पर व्याख्या बहुत कम पूछी गई है। हार्डली एक व्याख्या पिछले 8-10 सालों में पूछी गई है, जो हम इस सीरीज में करेंगे भी। तो आपको क्या करना है, मैं ये सजेस्ट करूंगा आप केवल नागमती वियोग खंड का अर्थ देख लीजिए। एक बार देख लेंगे समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। एक बार शब्दों का अर्थ निकाल के उसका भावार्थ निकाल लीजिए, और जब आप 2-3 पदों का कर लेंगे, 12 या 16 पद ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक बार अर्थ देख लेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। सिंगल द्वीप खंड का छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर दोबारा भी व्याख्या पूछी जाएगी तो 99% चांस यही है कि नागमती वियोग खंड से वह व्याख्या पूछी जाएगी। तो इस तरीके से आपको जायसी की व्याख्या देखनी है, ठीक है। फिर जो तीसरे कवि हैं हमारे वो है सूरदास। सूरदास के 100 शुरुआती पद हमारे सिलेबस में है। मैं आपको एक अलग से लिस्ट दे दूंगा जिसमें से जो महत्वपूर्ण पद हैं इन 100 में से,
जो लगभग 45 से 50 हैं। वही व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको केवल इनके अर्थ देखने हैं। ठीक है, 45 से 50 हाईलाइट करा दिए जाएंगे कौन से नंबर के पद हैं जो व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके शाब्दिक अर्थ से अर्थ निकाल के आपको देखना है। आप जब 15 से 20 कर लेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी सूरदास जी कैसे लिखते हैं, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया, कबीर के जो दोहे होंगे वो दोहा छंद में है, अर्थात 2 पंक्तियाँ आती हैं। पहली पंक्ति के अंत में पूर्ण विराम होगा और दूसरी पंक्ति के अंत में डबल पूर्ण विराम होगा। इसी से इसकी पहचान की जा सकती है। जायसी में क्या होगा, चौपाई के रूप में होगा। तो पहले एक लाइन होगी, फिर पूर्ण विराम होगा, दूसरी लाइन होगी कंटिन्यूएशन में, उस पर डबल पूर्ण विराम होगा। ऐसे करके ये होती है। तो इसकी पहचान इस तरीके से की जा सकती है। सूरदास जी की सबसे बड़ी बात, पंक्ति के अंत में या अंतिम पंक्ति में कह लीजिए सूर शब्द मिलेगा आपको, तो गलत होने की संभावना ही बहुत कम हो जाती है। सूर शब्द से ही पहचान लेंगे कि यह सूरदास जी की व्याख्या है। ठीक है, तो ये लगभग 40-45 के करीब ये पद होंगे जो सूरदास जी के महत्वपूर्ण है, उसकी व्याख्या हमें कर लेनी है या अर्थ हमें देख लेना है। और व्याख्या में किन बिंदुओं का ध्यान है ये तो हर एक वीडियो में हम समझेंगे ही। चौथे जो कवि हैं हमारे, वो हैं हमारे तुलसीदास। तुलसीदास जी की भी कवितावली है और रामचरितमानस है। सिलेबस में कवितावली का उत्तरकांड सिलेबस में है और रामचरितमानस का सुंदरकांड हमारे सिलेबस में है। सुंदरकांड का अर्थ हमें पूरा देखना है। उत्तरकांड में 350 पद के करीब हैं। आप 100 शुरुआती पदों के अर्थ देख लीजिए, आप इससे इसकी शैली समझ जाएंगे। अगले पदों का अर्थ स्वभावतः अपने आप निकलने लग जाएगा। किस तरीके के एक तरीके के शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं, इसलिए जब शुरुआती आप पदों के अर्थ देख लेंगे तो बाकी पदों के अर्थ निकालना मुश्किल नहीं होगा। फिर वो आप चाहे एग्जाम में जाएं चाहे कहीं भी जाएं, आप निकालने की स्थिति में होंगे। सुंदरकांड बड़ा महत्वपूर्ण है, अवधी भाषा में लिखा गया है। सुंदरकांड है जो रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण खंड है, जो हनुमान जी की भक्ति, श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम और लंका में जब वो पहुंचते हैं, उस सब की चर्चा इस सुंदरकांड में की गई है। तो इसके जो पद हैं वो चौपाई के रूप में लिखे हुए हैं, पहचानना मुश्किल नहीं होता क्योंकि 8 पंक्तियां साथ आती हैं या मिनिमम 4 पंक्तियां साथ आती हैं और उसी प्रकार चौपाई के रूप में ये आती हैं, तो पहचानना मुश्किल नहीं होगा। और सुंदरकांड एक ऐसी चीज़ है जो आप जब भी कभी वॉक कर रहे हों या आपके पास स्पीकर वगैरह हैं तो सुंदरकांड का पाठ आप लगा सकते हैं। रेगुलर भी करेंगे तो आपको सुंदरकांड की पंक्तियां आसानी से याद हो जाएंगी या सुंदरकांड की पंक्तियां आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो कम से कम पहचान वाला खतरा नहीं रहेगा। जब आप एक बार अर्थ देख लेंगे तो फिर वो व्याख्या वाला खतरा भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हुए हमारे भक्ति काल के चारों कवि। इसके बाद हम बिहारी की बात करें अगर, जो रीतिकाल के एकमात्र कवि हमारे सिलेबस में हैं वह हैं बिहारी। मेरे हिसाब से अगर आप कहें पूरे हिंदी साहित्य में व्याख्या करने में या भावार्थ निकालने में या अर्थ निकालने में सबसे कठिन जो पक्ष है वो बिहारी है। आपकी ये मान लीजिए कि 40% मेहनत व्याख्या की अकेला बिहारी ले सकता है, क्योंकि बिहारी के जो हमारे 100 दोहे सिलेबस में हैं, जो 100 दोहे सिलेबस में हैं, लगभग का अर्थ निकालना आसान नहीं है। बशर्ते जो आपने प्रश्नोत्तर में या जो अध्ययन के रूप में पढ़े होंगे उनमें से कुछ का
अर्थ आपको पता होगा, जैसे कहत न सत इज्जत खिजत वाला है। इस टाइप के जो रेगुलर में आपने पढ़े होंगे या बचपन में पढ़े होंगे, उनके अर्थ तो निकाल लेंगे, लेकिन 100 के 100 पदों का अर्थ निकालना आपके लिए ये मान लीजिए सबसे दुष्कर कार्य मैं अगर कहूँ तो है। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर आपको बताऊँ तो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल हुआ था, मैं और मेरा एक फ्रेंड होते थे, हम भावार्थ एक दूसरे को समझाते थे कि 10 दोहे आप पढ़ लो, 10 दोहे मैं पढ़ लेता हूँ, फिर एक दूसरे को अर्थ समझाएंगे। पहले शब्दों से अर्थ निकालने की कोशिश करते, जोड़ तोड़ के फिर शब्दों से एक भावार्थ निकल के आता और उसके बाद में उस पूरे दोहे का अर्थ निकालते। क्योंकि बिहारी के केस में क्या है कि आपको कॉन्टेक्स्ट सेट पहले से होना चाहिए। दोहा आपका कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं करेगा, कुछ पूर्व चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नक्षिक वर्णन जैसे बोलते हैं जिसका प्रयोग बिहारी ने किया है, तो आपको उसकी पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस दोहे को सेट कर पाते हो। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल होता था दोहे का अर्थ निकालना। और शब्द भी ऐसे प्रयोग लाते थे बिहारी, एक एक शब्द एक एक पूरा वाक्य है, तो इसलिए शब्दों का अर्थ निकालना भी शाब्दिक अर्थ से भी बिहारी का अर्थ नहीं निकलता। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बिहारी के दोहों का अर्थ निकालने में। हम कोशिश करेंगे, आप जब तक यूपीएससी 2026 की मेंस की परीक्षा देंगे उससे पहले सारे वीडियोस बिहारी के दोहे के अर्थों का आपको यूट्यूब के चैनल पर उपलब्ध हो जाए। लेकिन आप अगर अभी से अभ्यास करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा 5-5 दोहों के क्रम में आप इसका अर्थ निकालना शुरू कीजिए। और अगर आप मेरे से पूछें, केवल एक बार में अर्थ आएगा भी नहीं, आपको कम से कम 2-3 बार रिवीजन इसकी आवश्यकता होगी परीक्षा में जाने से पहले, तभी बिहारी के दोहों का अर्थ आपको कंठस्थ हो पाएगा या व्याख्या करने की स्थिति पर आप आ पाएंगे। इसलिए पूरे हिंदी साहित्य के 14 कवियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल है बिहारी के अर्थ निकालना, और सबसे ज़्यादा मेहनत हमें इसी पे करनी है। आप एक बार कबीर के 90 दोहों का अर्थ देख लेंगे, दोबारा आप कभी भी आपसे पूछा जाए आप आसानी से बता देंगे। लेकिन बिहारी के दोहे का अर्थ अगर मैं 5 दिन बाद भी आपको पूछूंगा तो हो सकता है उसमें भी आपको समस्याएं आने लगें। इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर आपको ये बात कह रहा हूँ कि बिहारी को लेकर थोड़ा सीरियस होना है, क्योंकि जब अर्थ व्याख्या के रूप में आएगा और अगर हमें अर्थ नहीं पता होगा तो बहुत अच्छी व्याख्या करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले से जानते हुए कि बिहारी टफ है तो हमें उसी के अनुपात में अपनी मेहनत को बढ़ाना है। ठीक है, तो 5-5 दोहों के क्रम में आपको अर्थ निकालना है। 100 दोहे लगभग 20 से 25 दिन में आपके तैयार हो जाएंगे। 1 महीना भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। रोज आधा घंटा इसको देना है। क्लियर है सबको? इसके बाद में जैसे आधुनिक काल आता है आपकी आधे से ज़्यादा समस्याएं खत्म हो जाती है, क्योंकि आधुनिक काल में अर्थों को लेकर उतनी कठिनाई महसूस नहीं होती। एक तो खड़ी बोली में लिखे गए हैं। शुरुआती जो कुरुक्षेत्र हुआ, आपका भारत भारती हुआ, उनके जो अर्थ है वो विधात्मक शैली में ही लिखे गए हैं, तो कोई द्व्यर्थ या कोई लाक्षणिक अर्थ या व्यंजनात्मक अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो आधुनिक काल के कवि प्लस संदर्भ और प्रसंग और विशेष लिखना हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो इस पार्ट को यहीं रोकते हुए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आधुनिक काल के जो शेष कवि हैं। अभी तक हमने केवल 5 कवियों को देखा है, तो जो बचे हुए हमारे 9 कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी रचना के बारे में चर्चा करेंगे और उनके अर्थों को लेकर क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, और कैसे संदर्भ और प्रसंग अच्छा लिखा जाए और कैसे विशेष में क्या क्या बिंदुओं को आप कवर कर सकते हैं, ये सारी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। अगर और भी आपकी कोई शंकाएं हैं और भी कोई ऐसे डाउट्स हैं तो उनको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।